नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन बहस तालिब इल्म तीन सवाल आज मेरे जहन में उभर रहे हैं और वही तीन सवाल मैं आज के इंट्रो में अपने मेहमानों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिहाज से अदालत ने और हुकूमत ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उनको इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। जोर किस पे है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर एक मरीज को बाहर जाने की इजाज़त दी गई। अब हुक्म आया है अदालत का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि नवाज शरीफ साहब 10 सितंबर को सरेंडर करें। तो एज ए तालिब इल्म मैं ये सवाल रखता हूँ कि जब जाने के ऊपर मेडिकल रिकमेंडेशन या मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद अहम थी, तो फिर वापसी के लिए एक मरीज़ के वहाँ की मेडिकल रिपोर्ट्स या वहाँ के डॉक्टर की रिकमेंडेशन की ज़रूरत थी या नहीं थी, और अगर थी तो उसके बावजूद अदालती फैसला आ चुका है, फैसले पे बात हो सकती है, अदालती फैसला कहाँ खड़ा होता है। एक सवाल तो मेरा ये बनता है। दूसरा मेरा और इसी से रिलेटेड ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब की सेहत जो है वो एक कानूनी मसला है, सियासी मसला है, कौमी और अवामी मसला है या तिब्बी मसला है। ये एक सवाल मैं आज उठाऊंगा और पूछूंगा अपने मेहमानों से। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कराची के मसाइल पर आर्मी चीफ भी कराची तशरीफ़ लाए और वज़ीर आज़म का भी है कि वज़ीर आज़म भी कराची तशरीफ़ लाए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी है कि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि कराची पाकिस्तान की शहरक जैसे कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, और उन्होंने ये कहा है बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में कि 3 साल में कराची के मसाइल को हल कर दिया जाएगा। मेरा अब ये सवाल है एज ए तालिब इल्म कि जब आर्मी चीफ यानी यकीनन आर्मी पे पाकिस्तान के हर शहरी को एतमाद है और उसके चीफ के स्टेटमेंट पे भी एतमाद है, जब आर्मी चीफ कराची के मसाइल पर इतनी बड़ी और अहम स्टेटमेंट दे के चले गए, तो फिर अब वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट की या उनकी आमद की या उनके किसी फैसले की क्या अहमियत रह जाएगी? ये सवाल है मेरा और सवाल किया जा सकता है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि इस हवाले से जो मैंने कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये रिमार्क्स दिया है, एक दफ़ा नहीं बार बार ये सवाल उठाया है कि मौजूदा हुकूमत कभी मामला कानूनी और आइनी हो, कभी मामला आपके सफारती हो, कभी मामला इदारों के हवाले से हो, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हो, इंतज़ामी हो, और अब जो है वो गवर्नेंस के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का एक रिमार्क्स आया है कि मौजूदा हुकूमत में ना अहलियत है ना सलाहियत है। तो फिर एक सवाल बनता है कि क्या एक एटमी ताकत मुल्क पाकिस्तान अगर वाकई सलाहियत और अहलियत नहीं है तो फिर ये पूरी की पूरी हुकूमत कहाँ खड़ी होगी और कब तक चलेगी? फिर ये सवाल उठता है। ये 3 सवाल है जो मैं लेके आया हूँ और मेरे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ हैं जनाब अतार साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और मेरे साथ हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपने इन 3 सवालात का जवाबात अपने मेहमानों से मैं लेकर आप तक पहुँचाता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। तार साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ और ये
यकीनन आपसे ज़्यादा कौन ज़्यादा जानता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ साहब जो इलाज के लिए गए हैं उनको सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है 10 सितंबर तक। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या वो इस अदालती हुक्म के ऊपर सरेंडर करने जा रहे हैं, क्योंकि माजी में भी उन्होंने अदालती हुक्म के ऊपर बड़े अहम फैसले किए, मुल्क में आए थे। तो क्या 10 सितंबर को वो सरेंडर करने जा रहे हैं? एक तो ये है सवाल का, और दूसरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि सर ये कोई सियासी मामला है नवाज शरीफ के इलाज को लेकर, सेहत को लेकर, ये कोई कानूनी मामला है ये एक तिब्बी मामला है? क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े पर्टिनेंट सवालात हैं आपके। देखिए, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना जाना चाहते थे और ना वो वहाँ रुकना चाहते हैं। वो जाते हुए जो मेरी आखिरी एयरपोर्ट पे उनसे गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने मुझे फरमाया कि जी मैं 1 घंटा भी इजाफी बाहर नहीं रुकना चाहता और ये मेरी सेहत का मामला है, मैं सेहतयाब हो जाऊँ मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। और जिस तरह आपने मेंशन किया, वो अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी समेत वापस आए, कानून के सामने सरेंडर किया, अपने आप को कानून के हवाले किया और वो सीधा जेल गए आते साथ ही। तो बात ये है कि जिस शख्स ने अपनी 2 सज़ाएं सुनने के बाद वापस आके कानून के सामने सरेंडर किया हो और जिसका पास्ट कॉन्डक्ट ये साबित करता हो कि वो इस मामले में बिल्कुल किसी किस्म की कोई लगी लिपटी से काम नहीं लेता, कानून के सामने अपने आप को सरनिगू रखता है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी इसका सियासी पहलू है नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बहस हुई, हमारा मौक़िफ़ तो ये था कि एक केस लाहौर हाई कोर्ट में सब जुडिस है, ज़ेर समात है, पेंडिंग है, जो उनका नाम ECL से निकाले जाने के हवाले से और उनकी बाहर जाने की इजाज़त के हवाले से, उसमें एक शॉर्ट फैसला आया और वो डिटेल केस अभी वहाँ पड़ा है, अभी उसकी समात होनी है। और हमने जो अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट में दी उसका भी जिक्र किया। उसमें 2 चीज़ें दर्ज थीं। नंबर 1 ये कि 4 हफ्तों के लिए बाहर गए हैं, या अंग्रेज़ी का लफ्ज़ और उर्दू का लफ्ज़ या जब वो सेहतयाब हो जाएं और उनके डॉक्टर्स ये डिक्लेयर कर दें कि वो वापस आने के लिए फिट हैं और उन्होंने अपनी जो सेहत है, जो हेल्थ है, वो रीगेन कर ली है। और दूसरा उसमें ये दर्ज था कि अगर हुकूमत चाहे तो वो हाई कमीशन के ज़रिए राब्ता करके वो उनका तिब्बी मुआयना करवा सकती है और उनकी सेहत के मुतल्लिक मुसद्दिका इतलात जो है वो ले सकती है, जो हुकूमत ने कोर्ट में कहा कि हमने आज तक नहीं ली। इससे नफ़ी होती है उस ऑर्डर की जो पंजाब हुकूमत ने बेल में तोसी नहीं की। आपने जब एक शख्स का तिब्बी मुआयना नहीं किया, किसी डॉक्टर ने, मेडिकल बोर्ड ने, वजीर ने उनसे फ़ोन पे बात करके उनकी हालत दरियाफ्त नहीं की, तो सिर्फ रिपोर्टों की बेस पे किसी को अनफिट डिक्लेयर ना करना और उसकी बेल में तोसी ना करना, ये एक सियासी मामला है। और एक मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट ने वो यकतरफा फैसला किया, ये भी हमने उसमें लिखा। और बाकायदगी के साथ डॉक्टर साहब, मैं खुद उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदा नोटराइज्ड और हाई कमीशन से अटेस्ट करवा के हर माह, तकरीबन हर माह जमा कराता रहा हूँ। आखिरी रिपोर्ट 28 जुलाई 2020 को जमा कराई और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 26 अगस्त को बन गई थी। हाई कमीशन से अटेस्टेशन बाकी है, कॉपी आ गई है, वो ओरिजिनल भी हमें एक आधे दिन में मिल जाएगी। अब आते हैं, इसका एक और कानूनी पहलू है। CRPC का सेक्शन 423 ये कहता है कि अपील में कोई मुजरिम या कोई शख्स खुद बहस करे या उसका प्लीडर या वकील करे, ये भी हमारा एक मौक़िफ़ है। तो ये कानूनी पहलू पे बड़ी तफसील के साथ जायज़ा लिया जा रहा है और हम ये समझते हैं कि उनको वापस आने का पाबंद अभी फ़िलहाल नहीं किया जा सकता जब तक उनका इलाज चल रहा है। ये तिब्बी मामला है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू भी शामिल हैं जिनसे हमारे इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होगा, वो सेहतयाब नहीं होंगे, वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनका आगे भी कॉन्सिक्वेंस है। अगर वो आते हैं और उनके हार्ट को ब्लड सप्लाई अभी कम है एज पर लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट, और उनको जेल भेज दिया जाता है, तो उनका इलाज कैसे मुमकिन होगा? खुदा ना खास्ता
अगर उनको जेल भेजा जाता है तो वहां पे जो हालात होंगे या इलाज डिसकंटिन्यू होगा, जो दवाइयों पे उनको रेगुलेट किया जा रहा है, जो अपॉइंटमेंट्स 4 लंदन के अस्पतालों में ली जा रही हैं, जो 4-5 स्पेशलिस्ट से मशवरे किए जा रहे हैं, वो एक्सेस खत्म हो गया और उनकी सेहत को अंग्रेजी में कहते हैं इर्रेपरेबल लॉस कॉज हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक तो ये वो अवामिल हैं जो हमारे सामने हैं। इस पे ना हम सियासत, देखिए जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे थे, जख्मी हुए थे, इसी जगह जहां मैं बैठा हूं, यहां से मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब शौकत खानम रवाना हुए थे, उनकी अयादत की थी और इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल कर दी थी। आखिरी दिन था इलेक्शन कैंपेन का। तो हम समझते हैं कि सियासी मामला ये नहीं है, तिब्बी भी है, कानूनी भी है, मगर सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जिसकी अहलिया जब वो जेल में हो, गुजर गई हो, जिसके बाप को लहद में उसने ना उतारा हो, जिला वतनी के दौर में उसके बाप वफात पा गए हों, तो वो हम समझते हैं इसमें सियासत नहीं होनी। ठीक है, मैं आता हूं जनाब शौकत बस्सा साहब की तरफ आ जाता हूं। पहले मौला बख्श चांडियो साहब की तरफ आने से पहले पीटीआई की नुमाइंदगी करते हैं। सर, मैं सवाल ये है कि क्या आप क्या समझते हैं कि अदालत ने जो फैसला, क्योंकि फैसले पे तो बात हो सकती है, अदालत सबके लिए मोहतरम है, जजेस सबके लिए मोहतरम है, कानून और आइन की पासदारी सबके लिए मोहतरम है, क्या अदालत ने जो पहला फैसला किया था वो मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे किया था? तो क्या इस दफ़ा अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट्स को नहीं देखा कि वहाँ से जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई है उसमें ये जो अदालत ने फैसला दिया सरेंडर का, आप समझते हैं सही है? और आप क्या समझते हैं कि डॉक्टरों की सिफारिश के बगैर, डॉक्टरों की सिफारिश के बगैर एक मरीज़ को जो इलाज के लिए मुल्क से बाहर गया है उसे अदालती हुक्म पर वापस आ जाना चाहिए? और एक और इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ आपसे कि क्या ये मसला अवामी है या कौमी मामलात हैं, नेशनल इंटरेस्ट का मसला है? क्योंकि इसमें हुकूमत बहुत इंटरेस्ट ले रही है। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहले भी मियां साहब अदालत के हुक्म पर मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में मुल्क से बाहर गए थे। अभी भी अदालत के हुक्म पर उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की हैं, जो लेटर साथ लगाया है, जो रिपोर्ट साथ लगाई हैं, उसी बुनियाद पे अदालत ने ये फैसला और ये हुक्म दिया है कि वो अपने आप को सरेंडर करें। अब हुकूमत जो है उसने तो इम्प्लीमेंट करना है अदालत के ऑर्डर को। पहले भी आपको याद होगा कि ये वही हुकूमत है जिसके ऊपर आज भी कहा जा रहा है कि जी इन लोगों ने कोई जानबूझकर जाने दिया, रिपोर्ट सही नहीं दी, जो मुखालिफिन बातें करते हैं। उस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये थी कि हुकूमत ने ये कहा कि आप 7 अरब के बॉन्ड्स जमा करवा दें और आप चले जाएं। हालांकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये मौजूद नहीं थी क्योंकि कन्विक्टेड लोग किसी मुल्ज़िम को भेजा गया हो। लेकिन उस वक्त जो हालात थे डॉक्टर साहब वो ये थे कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है मियां साहब की। मैं कह रहा हूं कि सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत दे, जिंदगी दे और हर किसी को सेहत दे। आप उस वक्त का सिनेरियो जरा जहन में रखिए डॉक्टर साहब कि उस वक्त यह कहा गया कि शायद मियां साहब लंदन पहुंच भी पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने बाकायदा एक होल्ड किया कि अगर मियां साहब को मुस्लिम लीग नून के लीडरान बशमूल मरियम नवाज साहबा और मियां शहबाज शरीफ साहब और इनके जितने स्टॉलवर्ड्स हैं, इवन तारड़ साहब ने वो केस कॉन्टेस्ट किया था, जो रिपोर्ट्स दी थी, कहा गया जी अगर मियां साहब को कुछ हुआ तो इसका मुकदमा, इसका पर्चा इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पे करवाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जो इन्होंने हमें रिपोर्ट सबमिट की वो हमने टर्न डाउन कर दी। इनको करना तो ये चाहिए था कि लाहौर हाई कोर्ट में जहां से बेल हुई है, मैं और तारड़ साहब दोनों वकील हैं, वो ये वहां पर चले जाते, उनको चैलेंज करते। अब बाकायदा एक लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको होल्ड कर लिया और अब मियां साहब की जो कानूनी पोजीशन है वो एब्सकॉन्डर है। अब मुझे बताएं डॉक्टर साहब, इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? हुकूमत, अच्छा, अब मियां साहब का जो स्टेटस है बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। हालांकि इस वक्त इसहाक डार साहब भी वांटेड हैं कोर्ट्स को, इदारों को, इस तरह सलमान शहबाज साहब हैं और इनकी फैमिली के लोग हैं, लेकिन मियां साहब बाकायदा कोर्ट से कन्विक्टेड हैं। अच्छा, अब होगा क्या? मियां साहब को या तो सेटिस्फाई करना चाहिए कोर्ट्स को कि हुकूमत को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे हैं, वो ले आए रिपोर्ट्स और आके सबमिट करें कोर्ट को। अच्छा, अब मुझे डर ये है कि 10 तारीख को या 11 तारीख को जब बुलाया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की रवायत यह है कि जब इनको किसी इदारे का, किसी अदालत का हुक्म पसंद नहीं आता
तो ये उस पर चढ़ दौड़ते हैं, ये उस पर हमला कर देते हैं, जजेस बेचारे जाने बचाते हैं, फिर ये कहते हैं ये कौन होते हैं 5 जज में पूछने वाले, ये हम। और आपने ये रवायत देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नैब की इदारे तक जिस तरह इनका बिहेवियर है, और जब इनको रिलीफ मिलता है तो ये शादियाने बजाते हैं, मोतीचूर के लड्डू खाते हैं और कहते हैं ये हक और सच की फतह हुई है। यहां पर भी इनको मैं फिर कह रहा हूं, हुकूमत इसमें कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, हुकूमत एक काम जरूर कर रही है, मैं आपको खबर दे देता हूं कि हुकूमत अब ये प्रोब करवाएगी कि जो पंजाब की लैब्स के अंदर या जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, हम उसकी इंक्वायरी कराने जा रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स जो हैं क्या, और जो नजर आ रहा है, मियां साहब को आज 6 या 7 महीने हो गए हैं, तारड़ साहब ने कितनी मासूमियत से कह दिया, किसी हॉस्पिटल में उनका एडमिट ना होना, कहीं से इलाज ना करवाना, उनकी रिपोर्ट्स ना हुकूमत को सेटिस्फाई कर सकी ना कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकी। और आज भी इन्होंने जो बड़ा इंटरेस्टिंग जमा करवाया है जवाब, डॉक्टर साहब आप खुद भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, जब आदमी जिंदगी मौत की कश्मकश में हो, जब डेथ बेड पे हो, पता हो अगला लम्हा है कि नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे? अब डेफिनेटली इलाज करवाएंगे। इसलिए डॉक्टर साहब ये हुकूमत के ऊपर दुश्मन तराजी या हुकूमत में उंगली ना उठाएं, ठीक है, ये अदालत जाके मुतमिन करें, अदालत को मुतमिन करें। ठीक है, लेकिन आपने बताया नहीं कि ये वाकई कौमी मसला है, नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, ये अवामी मसला है, ये तिब्बी मसला है। ये थोड़ा सा एक कमेंट्स में चाह रहा था। अच्छा, एक ना, मैं अभी मैं बैठा हुआ था तो मेरे एक दोस्त ने, जुल्फकार गोंदल साहब हमारे साथ डिप्टी पार्लियामेंट लीडर है, उन्होंने कहा बसरा साहब इनको ये कहें कि ये सैर सपाटे छोड़ें, वापस आएं। और पूरी कौम मुझे इस वक्त मैसेज कर रही है कि मियां साहब को सैर सपाटे छोड़ के वापस आना चाहिए। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, देखें पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं है। सर टाइम नहीं है। मैंने जो सवाल आपने मेरे सवाल का मैंने आगे जाना है सर। मेरे सवाल का ये अवामी मसला है, कौमी मसला है, या ये तिब्बी मसला है, क्या कहेंगे सर? बस इतना बोले, मैं आगे जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये कौमी मसला है, ठीक है, ये कौमी मसला है, ये कानूनी मसला है, ये कौमी मसला है, ये कानूनी मसला है, ये तिब्बी मसला नहीं है। चलें, बस बात साफ हो गई, मैं आगे चलता हूं। मैं अगला क्वेश्चन ही कुछ और बनता है। मौला बख्श आंडियो साहब, एक तो जरदारी साहब की सेहत बहुत अहम, हुकूमत इसमें बहुत एक्टिव है सर, एक एक चीज़ के बारे में फोकस करती है, रिमार्क्स देती है, उनके मिनिस्टर, कैबिनेट, खुद वजीर आजम। और दूसरा ये आप नवाज शरीफ सर, एक तरफ तो हुकूमत इतनी एक्टिव नज़र आ रही है तमाम मामलात में, उन्होंने कहा ये कौमी मसला है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का बार बार रिमार्क्स आता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ना इसमें सलाहियत है ना इसमें अहलियत है। क्या कहेंगे सर? मैं ज़्यादा बात कर सकता, मुझे असल सूरत हाल का पता नहीं है मियाँ साहब के सेहत और तंदुरुस्ती का। जरदारी साहब के मुतालिक बच्चा जानता है। अच्छा। पूरी इनके सेहत के जितने भी जिम्मेदारान हैं, जब वो जेल में थे, जब वो हॉस्पिटल में थे, सब उन्होंने देखा है। और हमारे लिए तो कहा ही नहीं जा सकता कि हम जेल से डरने वाले हैं जरदारी साहब, जेल से भागने वाले हैं जरदारी साहब, कैसे से डरेंगे, ये तो उन पर इल्जाम आ ही नहीं सकता। और वो हम सब कहते रहे कि जरदारी साहब को अस्पताल में मुंतकिल करें, नहीं किया। आखिर पिम्स के डॉक्टरों ने कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये मुनासिब नहीं, लेकिन हम समझते हैं, बसरा तो मेरा छोटा भाइयों की तरह है, वो जो भी कहे, आजकल उनको लगता है कि तहरीक इंसाफ फरिश्तों की जमायत है जो गलती कर ही नहीं रही है, वो तो कुछ नहीं कर रही है, वो तो नहीं, सब कुछ अदालत कर रही है। इनके सारे मामला अदालतों के ऊपर हैं, इनमें अपनी कोई सलाहियत नहीं है। आप बताएं, इन 2 साल में इन्होंने कौन सा कारनामा किया है जो आवाम को बताएं? इन्होंने मैशियत बेहतर की है, इन लोगों को तरक्याती कोई स्कीमें दी है, इन्होंने कि हमारे सूबों के साथ कोई बेहतर ताल्लुकात किए हैं, या हमारे सूबों के हक हाकमियत के खिलाफ साजिशें की हैं? आप बस सवाए सियासी मुखालफों के इंतकाम के कुछ भी नहीं किया है। मियाँ साहब को अदालत ने जाने दिया, इनकी सेहत की वजीर है पंजाब की, उन्होंने बयान दिए भाई मियाँ साहब को जाना चाहिए। कई वज़रा ने कहा, पीटीआई के कई अहम रहनुमाओं ने कहा कि मियाँ साहब को जाना चाहिए। अब यार जो बीमार है या बाहर जाएगा तो हर वक्त व्हील चेयर पे चलेगा क्या? जाहिर है बाहर की दुनिया में है, मामला तो और बन जाते, लेकिन इनका तासुर ये बन चुका है। और दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, और वही दुरुस्त बात है, इनकी अपनी कोई अहलियत नहीं है, ईमानदारी की बात है। ये इनको तो मुश्किल आसान करने वाले
शख्सियतें और रूहानी ताकतें इनके साथ हैं, इनकी मुश्किलातें आसान होती है। ये हुकूमत तो नहीं चल रही, ये हुकूमत पीटीआई तो नहीं चला रही है। अगर हुकूमत पीटीआई की चला रही तो आप बताएं किस अहम महकमे में जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। ये दिखाकर किसी और का इंतहाई मोहतरम चेहरे अपने गुनाह बख्शवा रहे हैं, लेकिन पीटीआई में तो कोई अहलियत नहीं है कोई। अब जब जमाना आएगा तब बात करेंगे, अभी वक्त से पहले हमने क्या कहना है। लेकिन बसरा साहब को भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ऐसा भी ना करो कि हुकूमत तो कुछ नहीं कर, हाँ कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन उसको फैसला तो साबित नहीं करे खुदा के वास्ते। जितना इन्होंने इंतकामी कार्रवाई की किसी हुकूमत ने नहीं की है। क्या किया है आप बताएं भला। बसरा साहब बैठे हैं, बेनजीर साहबा की बेटी और आसिफ साहब की बेटी को इजाजत नहीं अपने बाप से मुलाकात करने की हॉस्पिटल में। कहां भागी जा रहे थे हमारे रहनुमा और लीडर जिनको रात की अंधेरे में लेकर आए। है कोई इखलाक, कोई सियासी तरीकेकार? आप आसिफ साहब की बहन को लेकर आ गए रात को, क्या कहां जा रहे थे? हर पेशियों पे आ रहे थे। अभी वो तबीयत के नासाज के बावजूद सबके सब जब भी अदालत बुलाती है, नेब बुलाती है, कोर्ट बुलाती है, वो जाते हैं। हम फरार होने वाले नहीं है, लेकिन कोई इंसानी रवैयों पे तो चले ना। और आप जो बार बार सवाल पूछ रहे हैं, ये कानूनी, कोई कानूनी हो या न हो, इंसानी रवैया और इंसानी बुनियाद भी बहुत बड़ी बात है। सियासी भी हो, कानूनी भी हो, मैं मानता हूं उन लोगों को, लेकिन ये इंसानी बुनियाद पर छोड़ा था। अब अदालत ने फैसला किया है, मियाँ साहब बेहतर फैसले करेंगे। जरदारी साहब का मामला उनसे बहुत मुख्तलिफ है। जरदारी साहब पहले भी कानून के मुताबिक अदलिया के सामने आते रहे और बाइज्जत बरी होते रहे। हम डरने रहे, भाग नहीं रहे, डर नहीं रहे। जब जब अदालत बुलाएगी हम इंतहाई एहतराम के साथ, हम तो भुट्टो का फैसला मानने वाले हैं। तस्लीम किया या नहीं किया पर पीपल्स पार्टी कारकुन अदलिया पर ने चढ़ दौड़े। ये अगर उस वक्त में हम पीपल्स पार्टी हुक्म करती कि कारकुन अदलिया के सामने आ जाए, तो ये बसरा साहब भी आज आपको बताते कि मैं भुट्टो के केस में जेल में गया। लेकिन हम अदलिया का फैसला मानते हैं। जितना एहतराम पीपल्स पार्टी ने अदलिया का किया है, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों का किया है, शायद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं इतना एहतराम किया हो। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन एक जुमला कहते हुए जाऊंगा। सुप्रीम चीफ जस्टिस का रिमार्क्स भी है कि क्या वजूहात है कि एक छोटा सा इदारा के इलेक्ट्रिक, इस पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम का रिट नहीं है? क्या वजूहात है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो उन्होंने किया है। तो क्या वजूहात है कि वजीर आजम पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई काम, कोई हुक्म देने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? क्यों? हालांकि इन्हीं के पार्टी के लोगों का ये ख्याल है और स्टेटमेंट मौजूद है, और एक बहुत ही अहम इदारे के सरबरा जिनको सिर्फ इसी स्टेटमेंट के ऊपर निकाला गया कि जी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे थे, उस पर वजीर आजम बहुत नाराज हुए थे। क्या कि के इलेक्ट्रिक के ओनर जनाब आरिफ नकवी ने, मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट है मौजूद है कि आरिफ नकवी साहब ने पीटीआई को, वजीर आजम को अरबों रुपए फंड्स दिया। तो चीफ जस्टिस साहब, अगर आरिफ नकवी ने वाकई बकौल उन तमाम शख्सियात की जिन्होंने ये बात कही है, ऑन एयर भी कही है, कि अरबों रुपए फंड अगर के इलेक्ट्रिक के ओनर आरिफ नकवी साहब ने वजीर आजम इमरान खान को पीटीआई के लिए दिया, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वजीर आजम उस छोटी सी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करें? और अगर ये बात गलत है तो आज ये बात गलत होती है और वजीर आजम एक ऑर्डर निकालते हैं कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और 78 अरब रुपए, अगर वजीर आजम चाहें तो वो डॉक्यूमेंट्स मैं पेश कर दूंगा, 78 अरब रुपए जो के इलेक्ट्रिक ने स्विस नॉर्दर्न गैस को देना है, आवाम को देना है। वजीर आजम एक ट्वीट करें कि ये 78 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक फौरी तौर पर आवाम को वापस करे। यकीन कीजिए दूसरे प्रोग्राम में मैं सलूट करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आता हूं। वेलकम बैक। एक बात कह के मैं सवाल पे जाता हूं कि अगर के इलेक्ट्रिक के 78 अरब रुपए जो देने हैं के इलेक्ट्रिक ने, उसका डॉक्यूमेंट्स अगर वजीर आजम चाहते हैं तो मैं उन्हें पेश कर सकता हूँ। एक चीज़ जी, अताउल्लाह तारड़ साहब, मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ और मेरे पास 4 मिनट है आपके लिए। सर ये मुझे बताइए
कि मुसलसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत में ना अहलियत है ना सलाहियत है, कभी आइनी मैटर हो, कभी सफारती मैटर हो, कभी ब्यूरोक्रेसी इंतज़ामी का मसला हो, अब गवर्नेंस के ऊपर स्टेटमेंट आ गया कि इलेक्ट्रिक के ऊपर दे दिया। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ज़रा ब्रीफली, बसरा साहब ने कुछ मिस स्टेटमेंट्स थी, मैं वो क्लियर कर दूं। ठीक। कि रिपोर्ट्स तो देखिए, हम तो इनकी तहवील में थे। मेडिकल रिपोर्ट्स जो थी वो या पहले नैब में टेस्ट हुआ, नैब की तहकीकात करवा लें, अगर कर सकते हैं तो कर लें। दूसरा, यास्मीन राशिद साहिबा 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड, तब के CEO शौकत खानम, अब के मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर ताहिर शमसी, इनके अपने वजारत दाखिला के इदारे, ये सब लोगों ने उनको क्रिटिकल डिक्लेयर किया था। हमने तो नहीं किया था, हम तो इनकी तहवील में थे। तो एक तो ना अहली और नालायकी इस हद तक है कि एक मेडिकल मैटर भी जो है उसको ना ये ओन कर सके, ना उसको ठीक तरीके से हैंडल कर सके। दूसरा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। उधर अपील का मैटर था, अपील के मैटर में उन्होंने पूछा तो बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदगी से रिपोर्ट जमा होती रही हैं, अगली पेशी पे ज़रूर करेंगे। बट क्योंकि एक डॉर्मेंट मैटर था, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी मेडिकल रिपोर्ट की बेस पे फैसला नहीं किया। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी, मैं क्लियर करता हूं। ठीक। देखिए डॉक्टर साहब, किसी की कारकर्दगी को जज करना हो, किसी की कैपेसिटी को देखना हो, तो आप उसका माजी का कॉन्डक्ट देखते हैं कि माजी में उसने क्या क्या कारनामे सरंजाम दिए हैं। अब इनकी 7 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उधर जो हालात हैं, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल, एक बर्न सेंटर नहीं है। लोग पंजाब में रावलपिंडी में आते हैं इलाज करवाने, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट भी इधर पिंडी का, यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट भी पिंडी का। और मुझे ये बताइए ना, नाम नेहाद एहतसाब के अलम बरदार हैं ये, इनका एक ही नारा है, क्योंकि इनको पता है कि इनसे बाकी परफॉर्मेंस तो की नहीं जानी। जो इनका एक खोखला नारा है एहतसाब का, तो एहतसाब कमीशन केपी में पहले उसके चेयरमैन की तब्दीली, फिर उसको बंद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिलियन ट्री सुनामी की पार्लिमानी कमेटी में तहकीकात को किसने रोका? इन्होंने खुद रोका, और क्यों रोका ये बेहतर जानते होंगे। BRT पेशावर जो अभी मुकम्मल नहीं थी, उसका जल्दबाजी में इफ्तिताह कर दिया गया। कभी उसको आग लग जाती है, कभी वो टूटना शुरू हो जाता है, कभी बसें टकरा जाती हैं। यानी ये कौन लोग हैं? वो 125 अरब की स्कीम बनी है, क्या कोई पूछने वाला है? क्या नैब इसकी तहकीकात करेगा कि जनाब ये 125 अरब में आपने एक BRT बनाई है और 3 BRTs जो बनी हैं पंजाब में, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान, वो 90 अरब में बनी है। आपने एक के बराबर 125 अरब में बनाई है। क्या वो अवाम का पैसा नहीं था? क्या वो सरकारी खजाने से अदा नहीं हुआ? क्या बेकायदगियां रिपोर्ट नहीं हुई? उसके बाद आप पेट्रोल पे आ जाएं। इन्होंने जो पेट्रोल का हाल किया, अद्वियात का हाल किया, कैंसर के मरीजों की अद्वियात बंद कर दी हैं। ये मामला ये नहीं है, ये सलाहियत का मामला है, ये कैपेसिटी का मामला है। इनका ख्याल है कि रोज तर्जुमानों का इजलास करने से, 4 टीवी टॉक शोज पे बात करने से ये मुल्क चल जाएगा और हम अवाम को बेवकूफ बना के एक झूठा तासर दे देंगे कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। इनसे नहीं होना, आप लिखवा लें। इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और मैं बड़ी माजरत के साथ, ये सिर्फ नौसरबाजों का टोला है जो कभी बूट रखता है मेज पे। कोई कहता है 20 अरब रुपया आ रहा है, कोई कहता है जी बारिश इसलिए हो रही है कि वजीर आजम अच्छा है, कोई कहता है जी जल्जला इसलिए आता है कि जमीन को तब्दीली महसूस होती है। ये बिल्कुल ठीक है सर, इस काबिल नहीं है टाइम कि इस मुल्क की हुक्मरानी तो क्या गवर्नेंस कर सकते। टाइम है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ये रिमार्क्स दे रही है। जनाब बसरा साहब, मैं एक बहुत अहम सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कमेंट जो भी देना चाहें, 4 मिनट आपके पास भी सर। और वो ये है कि अभी आर्मी चीफ कराची मसाइल पे गए हैं और वहाँ बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने मुलाकात की और यकीन दिलाया कि 3 साल के अंदर इंशाअल्लाह कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है सर कि आर्मी चीफ के इस स्टेटमेंट के बाद और इस विजिट के बाद वज़ीर आज़म की विजिट की कराची में क्या अहमियत रह जाएगी और उनके फैसलों की क्या अहमियत रह जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह रही है कि ना ये हुकूमत में सलाहियत है ना अहलियत है। क्या कहेंगे सर? 4 मिनट है। डॉक्टर साहब, इस बहुत अहम सवाल है आपका। इस सवाल का जवाब देने से पहले तारड़ साहब ने 1-2 बातें कही हैं। आखिर में उन्होंने कहा 9 सरबाजों का टोला।
आज नौसरबाजी तो पूरी दुनिया ने देख ली, पूरे पाकिस्तान ने देख ली कि यही दोनों लीडरान थे जो कहते थे कि पेट फाड़ना है, पटा डालना है, लाड़काना की गलियों पे घसीटना है, और बड़ा मशहूर फिक्रा था अली बाबा 40 चोर। और आज मियां शहबाज शरीफ साहब वो लॉन्ग बूट वाली सरकार और हैट वाली सरकार, और वो आपको पता है फोटो शूट के बड़े शौकीन हैं। आज सुना ये बिलावल हाउस में घसीटने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर इनको इजाजत नहीं मिली घसीटने की। और जब मैं पीपल्स पार्टी में था, मौला बख्श चांडियो साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमें तो यही बताया गया था कि गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, और ये कहा गया था कि ये जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। और इससे बड़ी नौसरबाजी क्या होगी। हाँ, हम बिल्कुल, हमें ये नहीं आता, हमें वो कट्टे वाला, भैंस वाला, दूध वाला, मज वाला, पापड़ वाला, रमजान वाला, पता नहीं कौन कौन से गोले वाला, हमें वो कमीशन खाने नहीं आते, ये हमारी नाअहली है। लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता, मैं फिर समझता हूं कि ये जब गवर्नेंस की बात करते हैं, जब करते हैं, ओ भाई तारड़ साहब, ये 70 साल में ये आमरीत रही, आपकी पार्टियां रही। आज मियां शहबाज शरीफ साहब से ये पूछें कि ये लाहौर जब बारिश होती है वो पूरे का पूरा डूब जाता है, तो कराची लेने में क्या, नौसरबाजी कराची में करने क्या गए थे? और अब कहने वहां पे जाकर फिक्रा क्या कहा, अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम कराची को पेरिस बना देंगे। ओ भाई, 3 बारियां आपने लगाई, आपके और अपने बड़े भाई ने, लाहौर को तो अब पेरिस बना ना सके। यहां पर आपने थोड़े एलीट क्लास के लिए थोड़े से पुल बना दिए हैं, अंडरपासेस बना दिए हैं, आज भी पूरा लाहौर डूब जाता है। तो इसलिए नौसरबाजी वाली तारड़ साहब, वो बात तो मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा, या आपकी पार्टी, या आपके लोग, इससे ज्यादा किसी को आ नहीं सकती। अब बात रही इस बात की कि आपने कहा कि हमने मेडिकल रिपोर्ट्स दाखिल नहीं करवाई। मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूं जो इन्होंने जवाब दाखिल किया, और वहां बाकायदा उन्होंने पूछा हारस साहब से कि आप क्या वहां से इश्तहारी नहीं और आपके पास बेल नहीं? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम वहां पर इश्तहारी हैं और हमारे पास कोई चीज नहीं है वहां से। अब डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही, देखें, अफवाज पाकिस्तान क्या कोई इंडिया की अफवाज पाकिस्तान है? वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे तमाम इदारे, हम सब एक पेज पे हैं। आज अगर हम वहां पर गए हैं, ये दोनों पार्टियां बैठी हैं और तीसरी एमक्यूएम जो रही, वहां पे क्या किया इन लोगों ने? कराची जिसको हम कहते हैं हमारी शाहराग है, कराची जिसको हम कहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक हब है, उसके साथ तो इन लोगों ने जो कुछ किया है, उसको नोचा है, उसको खाया है, उसको लूटा है, लेकिन किया नहीं। तो वहां पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सीवरेज है, ना कोई हॉस्पिटल्स है, और तीसरी बारी ले रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो आज कह रही है कि वफाक जो है वो करे। वफाक ने तो इंशाल्लाह पिछले दिनों हम सब स्टेक होल्डर्स को हमने बिठाया है, जिसमें एनडीएमए भी था, और आज अगर जनरल कमर बाजवा साहब ने ये बात कही है तो हमें कहनी पड़ रही है, क्या करें? ठीक है, वहां पे 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास हुकूमत तो नहीं है, बात सुन लीजिएगा, हमारे पास हुकूमत तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं पूरी कौम को आज बता देना चाहता हूं, अब कराची को लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है सर, ये बात ज़हन-नशीं कर लें। ठीक है, ठीक है। वहां से भत्ता इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा, वहां से दिहाड़ियां नहीं लगाने दी जाएंगी। इंशाल्लाह 3 साल में कराची को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाएंगे, क्योंकि कराची एक पाकिस्तान की शिनाख्त है। सर थैंक यू सर। 14 सीट आपकी है, 2 साल गुजर गए हैं और कराची वैसे ही है, मजीद और 2 साल और दे देते हैं जो रिक्वायर। 5 साल के एक छोटे सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं और जनाब मौला बख्श चांडियो साहब आपको जवाब देना है। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। चांडियो साहब, बसरा साहब कहते हैं कि अब लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, 3 साल में पेरिस बन जाएगा, और कभी आवाज़ भी आती है कि कराची को फ़ौज के हवाले कर दिया जाओ, कभी आती है कि जी इसको गवर्नर राज लगा के मरकज़ के हवाले कर दिया जाए। तो क्या कहेंगे? बसरा साहब मेरे लिए मोहतरम है, बसरा साहब पे ज़्यादा तबसरा में नहीं कर सकूँगा, क्योंकि उनको ज़्यादा अरसा PTI में नहीं हुआ है, अभी उनको 2 साल हुए हैं। ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि 3 बार हुकूमत आई है, 3 बार उन्होंने गंदगी की है, लेकिन बसरा साहब को इन 2 सालों में हमारी गंदगी नजर आई है। 3 हुकूमतों में हमारी गंदगी नजर नहीं आई, वहां पर कुर्बान हो रहे थे, वारे जा रहे थे पीपल्स पार्टी पे। चलो अच्छा हुआ, जब भी अल्लाह समझदारी अता करे, शऊर अता करे, बसरा साहब को इन 2 सालों में शऊर मिला है कि कराची का तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। चलो मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, चलो जब भी उनके लिए कोई इल्हाम आया है, उनको अच्छी बात समझ में आ गई है, नेकी के
दरवाजे खुल गए साहब। आप जरा दूसरी बात आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के क्या करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लंबे जवाब बहुत लंबे हैं लेकिन मैं छोटे छोटे करके बता रहा हूं, अब टाइम नहीं है। ये पीटीआई की हुकूमत ने 22 सरमाएदार खानदानों का जो दौर था हुक्मरानी का, उसको वापस लाने की कोशिश कर रही है। आप बड़े बड़े नाम इस दौर में सुन रहे हैं, इनके बजट के हवाले से, इनकी पॉलिसी के हवाले से, इनके कारोबार के हवाले से, इनके दरामद और बरामद की पॉलिसी के हवाले से, और आपको वही बड़े बड़े नाम नजर आएंगे। रियासती लोग, सियासी लोग आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। सरमाएदार सेठ, बड़े बड़े सेठ, उनकी हुकूमत है। ये वो पुराना खानदान सरमाएदार खानदान लाना चाहते हैं। आपने जनरल साहब की बात की है और ये भी बड़े फख्र से बता रहे हैं बसरा साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की फौज किसी पार्टी की फौज नहीं है। अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती का इदारा है। पूरा पाकिस्तान उनका एहतराम करता है, उनको बड़ी इज्जत के साथ देखता है। हम हंगामी बुनियादों पे और जो मसाइल होते हैं उन पे अगर उनकी हिस्सा होता है तो हम उसको कोई गैर कानूनी काम नहीं समझते। वो सैलाबों में, जिलजिलों में, बहुत सारे मामलात में, इंतखाबात में, बहुत सारी जगहों पे वो हमारे काम आते हैं। लेकिन आपने उनको गठरों के ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये तो आपकी नाकामी होगी, कामयाबी तो नहीं होगी। इसमें फख्र क्यों कर रहे हैं? इतने बेहतरीन मोहतरम इदारे को, जिसके लिए पूरी कौम आंखें बिछाए बैठी होती है, उसको आपने किस काम से लगाया है? हम ये भी तनकीद नहीं करते, लेकिन आपने कहा जनरल साहब ने बात की है। मैं ये कहना चाहता हूं, बसरा साहब भी सुन ले, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब की जबान पर एतबार नहीं करते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत को जरूरत पड़ जाती है और लाजिम है कि कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसा चेहरा कर उनको यकीन दहानी कराए कि हमारे मसाइल हल होंगे। ये भी कह रहे हैं, अब कहा है बाजवा साहब ने, तो अब हम जन्नत बनाएंगे। ठीक है, वो एक मुनज़्ज़म इदारा है, कौमी सलामती का है, वो सियासत नहीं करते, वो अपने आप को देखते हैं। लेकिन ये तो समझ लो बसरा साहब कि आपके वजीर आज़म की जबान पे पाकिस्तान को एतमाद नहीं है, आपके वजीर आज़म के बयानों पे एतबार नहीं है। वो लाताल्लुक बने नीरो वाली बंसरी बजा रहे हैं अपने बनीगाला में। सिंध में क्यों नहीं आए? इतनी तबाही के बाद क्यों नहीं आए? कोरोना का मामला हो रहा था, उन्होंने फसाद पैदा करवा दिए। उन्होंने सिंध हुकूमत की पॉलिसी को नाकाम किया। कोरोना पे पूरे पाकिस्तान के इदारों ने आप कोई फैसला ही नहीं माना। ऐसे तो ना करें, हुक्मरानी ऐसे तो नहीं चलेगी। और बाकी रहा सवाल एक, बस बात खत्म कर रहा हूं, बाकी रहा सवाल एक कि 3 सालों में हम करेंगे, इसका मतलब आप कोई ऐसा फैसला करने जा रहे हो जहां सिंध हुकूमत का तस्वर नहीं होगा। आप अपने तौर पर कोई फैसला कराची में करने जा रहे हो, कर लो, कर लो। आप कह सकते हो कि आप सिंध को लावार, कराची को लावार, कराची नहीं लावार रहेगा, पर पीटीआई लावारिस हो जाएगी। ठीक है सर, आपका ये ठीक है सर, बिल्कुल वक्त नहीं है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, डॉक्टर दानिश गोयल, हाफिज।